नमस्कार। आज हम एक ऐसी जबरदस्त कहानी सुनने वाले हैं जिसने हमारे ग्रह, हमारी पृथ्वी के बारे में हमारी सोच को हमेशा हमेशा के लिए बदल दिया। ये कहानी है हमारी दुनिया के तैरते हुए महाद्वीपों की। कभी दुनिया का नक्शा ध्यान से देखा है? क्या कभी ये सोचा है कि कैसे महाद्वीपों के किनारे, खास तौर पे साउथ अमेरिका और अफ्रीका, एक बड़ी सी पहेली के टुकड़ों की तरह एक दूसरे में फिट हो जाते हैं? यकीन मानिए, ये छोटा सा सवाल ही एक बहुत बड़ी वैज्ञानिक खोज की शुरुआत था। तो चलिए इस महाद्वीपीय पहेली की पहली परत को खोलते हैं। ये कहानी एक ऐसे आइडिया की है जिसने विज्ञान की दुनिया में सचमुच भूचाल ला दिया था। साल था 1912। एल्फ्रेड वैगनर नाम के एक मौसम विज्ञानी ने एक थ्योरी पेश की, जिसे कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट थ्योरी कहा गया। उनका कहना था कि हमारे महाद्वीप अपनी जगह पर स्थिर नहीं है, बल्कि लाखों सालों से समुद्र की सतह पर खिसक रहे हैं, या कह लीजिए कि ड्रिफ्ट कर रहे हैं। और सबसे दिलचस्प बात यह थी कि वैगनर कोई जियोलॉजिस्ट नहीं थे, वो तो एक बाहरी व्यक्ति थे, और शायद इसीलिए वो इस पहेली को एक बिल्कुल नई नज़र से देख पाए। वैसे तो ये जिग्स ऑफ फिट वाली बात 16वीं सदी से ही लोग नोटिस कर रहे थे, लेकिन 20वीं सेंचुरी की शुरुआत तक फिक्सिज्म का सिद्धांत ही माना जाता था। मतलब सब यही मानते थे कि महाद्वीप हमेशा से वहीं हैं जहां आज हैं। पर 1912 में वेगनर ने इस सोच को चुनौती दी और 1915 में अपनी किताब में इस क्रांतिकारी आइडिया को दुनिया के सामने रख दिया। तो वेगनर का बड़ा आइडिया क्या था? उनका कहना था कि करोड़ों साल पहले दुनिया के सारे महाद्वीप एक ही विशाल जमीन के टुकड़े के तौर पर जुड़े हुए थे। उन्होंने इस सुपर कॉन्टिनेंट को नाम दिया पैंजिया, जिसका मतलब है सारी पृथ्वी, और इस अकेले महाद्वीप को घेरे हुए था एक अकेला विशाल महासागर, जिसे उन्होंने कहा पैंथालसा। उनका मानना था कि करीब 20 करोड़ साल पहले पैंजिया टूटने लगा और आज के महाद्वीप बनने शुरू हुए। तो सवाल यह है कि वैगनर ने अपने इतने बड़े आइडिया को साबित करने के लिए क्या किया? उन्होंने एक जासूस की तरह काम किया और अलग अलग फील्ड से सबूतों को एक एक करके जोड़ना शुरू कर दिया। वैगनर का केस 4 पक्के सबूतों पर टिका था। पहला, महाद्वीपों का आपस में फिट होना। दूसरा, चट्टानों का मेल खाना। तीसरा, जीवाश्मों का अजीबोगरीब वितरण। और चौथा, प्राचीन जलवायु के रहस्य। और जब इन सबूतों को एक साथ जोड़ा गया तो तस्वीर बिल्कुल साफ हो गई। सिर्फ जिग्स ऑफ फिट ही नहीं, ब्राजील और वेस्ट अफ्रीका में 200 करोड़ साल पुरानी चट्टानें और सोने के भंडार भी एक जैसे मिले। इससे भी ज्यादा चौंकाने वाली बात जीवाश्मों की थी। मेसोसारस नाम का एक छोटा सा रेंगने वाला जीव जो सिर्फ ताजे पानी में रहता था, उसके जीवाश्म केवल दक्षिण अफ्रीका और ब्राजील में मिले। अब जरा सोचिए, वो भला इतना बड़ा अटलांटिक महासागर कैसे पार कर सकता था? इसी तरह भारत और अफ्रीका जैसे गर्म इलाकों में ग्लेशियर यानी हिमनदों के निशान मिले। इन सब का तो एक ही मतलब हो सकता था कि ये सारी जमीनें कभी एक साथ जुड़ी हुई थीं। लेकिन यहां कहानी में एक ट्विस्ट आता है। इतने पक्के सबूतों के बावजूद उस समय के वैज्ञानिक समुदाय ने दशकों तक वैगनर की थ्योरी को सिरे से खारिज कर दिया। ये केस जैसे ठंडा पड़ गया। तो सवाल ये उठता है कि अगर सबूत इतने मजबूत थे तो फिर इस थियरी को खारिज क्यों कर दिया गया? आखिर क्या कमी थी? इसकी सबसे बड़ी वजह एक ही थी, और वो वैगनर की थ्योरी के लिए एक जीवित शेक साबित हुई। वैगनर ये नहीं बता पाए कि आखिर वो कौन सी ताकत है जो पूरे के पूरे महाद्वीपों को अपनी जगह से हिला सकती है। उनके पास सबूत तो थे, लेकिन उस इंजन का कोई अता पता नहीं था जो इस सब को चला रहा था। वैगनर ने 2 ताकतों का सुझाव दिया था। एक तो सूरज और चांद का ज्वारीय बल, और दूसरा पृथ्वी के घूमने से पैदा होने वाला गुरुत्वाकर्षण खिंचाव। लेकिन उस दौर के फिजिसिस्ट ने फटाक से हिसाब लगाकर बता दिया कि ये दोनों ही बल इतने ज्यादा कमजोर हैं कि वो इतने विशाल महाद्वीपों को 1 इंच भी नहीं खिसका सकते। बस इसी एक कमी ने उनकी पूरी थ्योरी पर पानी फेर दिया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं होती। दशकों बाद भूविज्ञान में एक क्रांति आई और वेगनर की इस अधूरी पहेली का जवाब आखिरकार मिल ही गया। ये जवाब वहां से आया जहां किसी ने सोचा भी नहीं था, समुद्र की गहराइयों से। सोनार जैसी नई टेक्नोलॉजी ने जब हमें समुद्र की तलहटी का नक्शा दिखाया, तो जो सामने आया उसने सब कुछ बदल कर रख दिया। वैज्ञानिकों ने सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी सागर नितल प्रसरण की खोज की। इस थ्योरी के मुताबिक समुद्र के बीच में मौजूद पर्वत श्रृंखलाओं से लगातार गर्म मैग्मा ऊपर उठता है और नई समुद्री परत बनाता है। ये नई परत पुरानी परत को दोनों तरफ धकेलती है, जिससे समुद्र का तल फैलता जाता है, और महाद्वीप वो तो बस इस फैलते हुए कन्वेयर बेल्ट पर सवारी कर रहे थे। ये वही इंजन था जिसकी वेगनर को तलाश थी।
तो ये काम कैसे करता है? बहुत सिंपल है। पहला कदम, मैग्मा समुद्र के बीच की दरार से ऊपर उठता है। दूसरा कदम, ये मैग्मा ठंडा होकर नई समुद्री चट्टान बनाता है। और तीसरा कदम, ये नई चट्टान पुरानी चट्टानों को दोनों तरफ धकेलती है, जिससे टेक्टोनिक प्लेट्स एक दूसरे से दूर जाने लगती हैं और महासागर चौड़ा होता जाता है। और इसका सबसे पक्का सबूत समुद्र की तलहटी पर मिली चुंबकीय धारियां। देखिए, जब चट्टानें बनती हैं तो वो उस समय के पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र को रिकॉर्ड कर लेती हैं। वैज्ञानिकों ने पाया कि समुद्र तल पर ये धारियां उस दरार के दोनों ओर एक शीशे की तरह हूबहू थीं। ये एक परफेक्ट टेप रिकॉर्डिंग की तरह था, जो लाखों सालों में समुद्र तल के फैलने का ऐसा सबूत था जिससे इनकार नहीं किया जा सकता था। इन नई खोजों ने वेगनर के ओरिजिनल आइडिया को एक कई ज्यादा बड़े और मुकम्मल सिद्धांत में बदल दिया, जिसे आज हम प्लेट टेक्टोनिक्स के नाम से जानते हैं। तो वेगनर के कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट और आज की प्लेट टेक्टोनिक्स थ्योरी में क्या फर्क है? देखिए, वेगनर सोचते थे कि सिर्फ महाद्वीप चल रहे हैं, लेकिन अब हम जानते हैं कि असल में पृथ्वी की ऊपरी परत की पूरी प्लेटें हिल रही हैं, जिन पर महाद्वीप और महासागर दोनों टिके हैं। और वेगनर की बताई कमजोर ताकतों के बजाय अब हम जानते हैं कि मेंटल कन्वेक्शन और स्लैब पुल जैसी शक्तिशाली ताकतें इन्हें चलाती हैं। असल में इन प्लेटों को चलाने वाली 3 मुख्य ताकतें हैं: मेंटल कन्वेक्शन, रिज पुश और सबसे शक्तिशाली स्लैब पुल। स्लैब पुल वो बल है जो तब पैदा होता है जब एक भारी प्लेट मैंटल में वापस डूबती है और बाकी प्लेट को अपने पीछे खींचती है। ये हमारे डायनामिक प्लैनेट के असली इंजन है। तो ये सब जानना इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि प्लेट टेक्टोनिक्स की थ्योरी ही हमें समझाती है कि दुनिया में ज्यादातर भूकंप और ज्वालामुखी कहाँ आते हैं, जैसे कि प्रशांत महासागर का रिंग ऑफ फायर। यही थ्योरी बताती है कि हिमालय जैसे विशाल पहाड़ कैसे बने। ये एक तरह से जियोलॉजी की मास्टर की है, जो सारे रहस्यों को खोल देती है। और ये सब कुछ आज भी हो रहा है। भारतीय और यूरेशियन प्लेटों की टक्कर की वजह से हिमालय आज भी हर साल लगभग 5 मिलीमीटर की दर से ऊंचा हो रहा है। हमारा ग्रह सचमुच जिंदा है और लगातार बदल रहा है। तो कुल मिलाकर इस पूरी वैज्ञानिक यात्रा ने पृथ्वी को देखने का हमारा नजरिया ही बदल दिया। एक स्थिर ग्रह से हम इसे एक डायनामिक और लगातार विकसित होने वाली दुनिया के रूप में देखने लगे। वाकई एक खारिज किए गए आइडिया से लेकर मॉडर्न साइंस की नींव बनने तक का ये कमाल का सफर रहा है। तो अब जब हम जानते हैं कि हमारा ग्रह लगातार चल रहा है, तो एक आखिरी सवाल मन में उठता है कि हमारी ये गतिशील पृथ्वी हमें भविष्य में कहाँ ले जाएगी? लाखों साल बाद महाद्वीपों का नक्शा कैसा दिखेगा? ये एक ऐसी कहानी है जो अभी भी लिखी जा रही है।